नमस्कार, जय हिंद, जय बद्री विशाल। स्वागत है आपका उत्तराखंड ज्ञान दर्पण के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर। मैं राकेश नेगी एक बार पुनः आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं। ठीक है, ये याद रखिए, जैसे कि हमने इससे पहले कुछ टेस्ट सीरीज चलाई थी तो आप लोगों के काफ़ी मैसेज आए। उम्मीद है आपको उससे फ़ायदा मिल रहा होगा। आज हमारा सामान्य अध्ययन का 40 नंबर का पेपर हमने बनाया है। इसमें अपना मूल्यांकन कीजिए। इस 40 नंबर में से आपके 35 नंबर आना अनिवार्य है। ठीक है, याद रखिए, पीडीएफ हमने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। इससे पहले भी आपको टेलीग्राम पर हम पेपर पहले ही दे देते हैं। देखिए, मैंने कहा था पहला प्रश्न है आपके पास, केंद्रीय चलचित्र प्रमाण बोर्ड का गठन कब हुआ था। ठीक है, याद रखिए, कुछ लोग इसमें क्या हो गए थे, कन्फ्यूज भी हो गए थे। केंद्रीय चलचित्र प्रमाण बोर्ड का गठन कब हुआ था, तो इसकी जो ये है केंद्रीय फिल्म प्रमाण बोर्ड, इसकी जो स्थापना हुई थी वो हुई थी आपकी कब, 1952 में। ठीक है, याद रखना। अगला आपके पास, गांधी जी ने अपने प्रथम सत्याग्रह की शुरुआत किस वायसराय के शासनकाल में की थी। तो गांधी जी का जो प्रथम सत्याग्रह था मेरे दोस्तों, ये याद रखिए, पहले तो ये आपको आना चाहिए कि गांधी जी का प्रथम सत्याग्रह कौन सा था। तो गांधी जी का प्रथम सत्याग्रह था चंपारण सत्याग्रह। और चंपारण सत्याग्रह कब कब हुआ था आपका, 1917 में। इस टाइम के भारत के वायसराय कौन थे, याद रखिए, लॉर्ड चेम्सफोर्ड। ठीक है, ये याद रखना। इसीलिए एक आपका मॉन्टेस्क्यू चेम्सफोर्ड सुधार एक्ट जो भारत का आया था वो कब आया था आपका, 1919 पे। ठीक है, काफ़ी प्रतियोगी परीक्षार्थी बार बार मैसेज ये करते हैं कि याद नहीं, एक के बाद एक जोड़िए, एक के बाद एक जोड़िए, एक के बाद एक प्रश्न जोड़िए, इसी तरीके से याद हो जाता है और कभी भी आपको ये नहीं लगेगा कि हमें याद हो रहा है। ठीक है, वास्तव में लेकिन आपको याद, प्रैक्टिस कीजिए, याद होते रहता है, टेंशन मत लीजिए। आगे बढ़िए। अगला प्रश्न है आपके पास मेरे दोस्तों, सुभाष चंद्र बोस को मरणोपरांत भारत रत्न कब दिया गया था। एक ऐसे क्रांतिकारी जिन्होंने पूरा जीवन अपने देश के लिए, आज़ादी के लिए दे दिया था। ठीक है, जरूर उनका नाम हमें सम्मान से लेना चाहिए। तो उन्होंने क्या किया, उनको जो भारत सरकार के द्वारा भारत रत्न दिया गया था वो कब दिया गया था, 1992 में। ठीक है, याद रखना। आपको कमेंट करना, ये याद रखिएगा कि सुभाष चंद्र बोस का जन्म कब हुआ था। ठीक है, याद रखिए, सुभाष चंद्र बोस का जन्म कब और कहाँ हुआ था। अगले प्रश्न की ओर हम लोग जाते हैं। स्क्रीन पर है आपका, जरूरी से ये बताएगा, पुस्तक का नाम दिया गया है आपको, ये लेखक दिए गए हैं, ये 4 ऑप्शन आपको दिए गए हैं। ठीक है, याद रखना। मैं कुछ समय दूंगा आपको, जरूर ये पढ़ करके आपको इसका उत्तर देना है। ठीक है, तो ये याद रखना, बुक का नाम दिया गया, इसका राइट आंसर क्या होगा आपका, दलाई लामा। ठीक है, मैं कोशिश कर रहा हूँ कि ज़्यादा सारी सब कुछ ऑप्शन ना पढ़ूँ यहाँ पे। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आपको स्पष्ट दिख रहा होगा। ठीक है, याद रखना, इसका आंसर आप लोग बता दीजिए। क्वेश्चन है आपका, राष्ट्रपति संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत लोकसभा को भंग कर सकता है। ठीक है, लोकसभा को भंग कर सकता है, ये पावर भारत के राष्ट्रपति के पास है, याद रखिएगा। और ये ध्यान देना, जो ये आर्टिकल है आपका आर्टिकल 85। ठीक है, अभी अभी मेरे दोस्तों ये याद रखना, भारत के राष्ट्रपति के चुनाव हुए थे और राष्ट्रपति भी बन चुके हैं। तो जो भारत के अभी हमारे राष्ट्रपति बने हैं, ठीक है, याद रखना, भारत की पहली, एक तरीके से हम लोग कहेंगे आदिवासी महिला जो बनी थी, पहली आदिवासी महिला बनी थी। इनका जो क्रम बताना है आपको, ये याद रखना, एक क्रम, ये किस क्रम की भारत की राष्ट्रपति है मेरे दोस्तों। और दूसरी बात ये याद रखना, राष्ट्रपति का चुनाव भारत के संविधान के किस अनुच्छेद के तहत होता है। आप ये लोग कमेंट में कर देना। थोड़ी हम लोग अगर मेहनत कर रहे हैं, ठीक है, याद रखना, कई बार एक वीडियो को बनाने में 3-4 बार दिक्कतें आ जाती है, तो आप लोग इतना ज़रूर कमेंट कीजिएगा ताकि आपने तैयारी का स्तर भी आपको पता, ये नहीं कि मुझे आ जाता है, मुझे कमेंट करने की ज़रूरत नहीं है, तो ये गलतफहमी मत रखिएगा। अगला है आपके पास, नागानंद, रत्नावली एवं प्रियदर्शिका नाटकों के जो नाटककार हैं वो कौन थे। अगर इससे पहले के प्रश्न जिन लोगों को ये लगा हमें आ जाता है, तो ये भी उन लोगों को ज़रूर आता होगा। ठीक है, जल्दी से अपना कमेंट कीजिएगा। नागानंद, रत्नावली, प्रियदर्शनी, इन नाटकों के मैं ऑप्शन नहीं पढ़ रहा हूँ। तो इसके जो रचनाकार हैं, हर्षवर्धन, बिल्कुल सही जिनके उत्तर हैं। बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको मेरे दोस्तों, ये याद रखना। अगला है, किसने कहा था कि अच्छा शासन स्वशासन का संस्थापन नहीं है। ये जो कथन है, यह कथन किसका है, तो जल्दी से बताएगा। अच्छा शासन स्वशासन का स्थापन नहीं है, ये जो कथन कई बार प्रश्न पूछे भी जाते हैं। ये मत सोचना कि इस प्रकार के प्रश्न आते हैं, बिल्कुल आते हैं, प्रश्न आए हुए हैं। ठीक है, याद रखना, प्रश्न आए हुए हैं। तो जो ये कथन दिया था वो दिया था दयानंद सरस्वती जी ने। ठीक है, याद रखना, दयानंद सरस्वती। मैं आपका रिवाइज एक बार ज़रूर करा दूँ कि आपको जो ब्रह्म समाज की स्थापना
हुई थी और आर्य समाज की स्थापना हुई थी वो कब हुई थी? एक बार माइंड में सोच लेना, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं, अगर आप लोग अगर लग रहा है कि आपको कमेंट करने में कष्ट आए तो एक बार माइंड में, हमारा टारगेट है आपको रिवाइज कराना। अगर रिवाइज हो गया तो बहुत अच्छी बात है, आगे बढ़िए। किस एक्ट के तहत भारत के गवर्नर जनरल को अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्रदान की गई? ठीक है, ये याद रखना। आज जो अध्यादेश जारी करता है मेरे दोस्तों, वो भारत का राष्ट्रपति जारी करता है। भारत का राष्ट्रपति अध्यादेश जारी करता है। लेकिन इससे पहले जब भारत एक तरीके से अंग्रेज़ों का जब गुलाम था, तो किसी न किसी तरीके से जो ये पावर थी वो वायसराय यानी गवर्नर जनरल के पास थी। तो ये पावर गवर्नर जनरल के पास आई। इंडियन काउंसिल एक्ट 1861 के तहत, ये याद रखिए, भारत शासन अधिनियम 1961 के तहत ये पावर किसके पास थी? गवर्नर जनरल के पास। ठीक है, ये आपको याद रखना है। और ये तो आप लोग ज़रूर, बहुत आसान है, क्योंकि पॉलिटी मुझे लग रहा है सभी का फेवरेट सब्जेक्ट रहता है कि किस अनुच्छेद के तहत भारत का राष्ट्रपति अध्यादेश जारी करता है। ये याद रखना। जो लोग तैयारी कर रहे होंगे वो लोग, उन लोगों को ज़रूर याद होगा। जिन लोगों को इसके बारे में पता नहीं है वो कॉल भी कर सकते हैं। वो लोग ये याद रखना, कमेंट में मैसेज भी कीजिए ताकि आपका ये डाउट दूर हो जाए कि अध्यादेश क्या होता है। किस संविधान संशोधन के तहत भूतपूर्व देशी राजाओं को प्रीवी पर्स को समाप्त कर दिया गया था? ये याद रखना, प्रीवी पर्स, भूतपूर्व जो रियासतों के राजा हुआ करते थे उनको पेंशन दिया जाता था। ये याद रखना। कौन सा संशोधन भारत के संविधान में हुआ था जिसके तहत इसे समाप्त कर दिया गया? ये याद रखना। महत्वपूर्ण प्रश्न है, ये याद रखिएगा, अपना उत्तर जांचेगा। तो ये आपका 26वां संविधान संशोधन। मैं इसलिए पूरी डिटेल नहीं बता रहा हूँ ताकि आपको भी सोचने पे मजबूर हो जाए। 26वां संविधान संशोधन कब हुआ था? जब देशी राजाओं की पेंशन समाप्त की गई थी। अगला है, विश्व का सबसे ऊंचा जलप्रपात। इसलिए हमने क्वेश्चन आधे डाले हैं, ठीक है। कई जगह में हमने विश्व का सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है? ये याद रखिएगा, जोग जलप्रपात। किस नदी पर है? बिल्कुल सही है, याद रखना। जोग जलप्रपात किस नदी पर है मेरे दोस्तों? कैरोनी नदी पर। किस नदी पर है? कैरोनी नदी पर। अगले प्रश्न की ओर हम लोग बढ़ते हैं। किसके शासनकाल में अजंता की गुफाएं निर्मित की गई थी? किस काल की अजंता और एलोरा की गुफाएं? उम्मीद है कि अजंता एलोरा की गुफाएं आप लोगों को याद होगी। अजंता, एलोरा और एलिफेंटा की गुफाएं एक राज्य में अगर आप लोगों को बात करें तो ये भी ज़रूर आप लोग नोट कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा। नहीं भी आता तब भी कमेंट करना कि ये हमें नहीं आता है, ठीक है, ताकि आपको याद हो जाए कि हमने ये पीले अक्षरों में देखा था और ये हमें इस तरीके से याद हुआ। तो इसका जो राइट आंसर होगा मेरे दोस्तों, ये याद रखना, ये गुप्तों के शासनकाल में हुई थी। अजंता एलोरा की गुफाएं किस राज्य में है ये आपको ज़रूर बताना है। अगला है, चुंबकीय डिस्क पर किस प्रकार की परत जो लेप लगाई जाती है वो किस प्रकार का चढ़ाया जाता है? ठीक है, ये याद रखना, कंप्यूटर का क्वेश्चन है। कंप्यूटर में ही नंबर ज़्यादा कटते हैं ऐसा मत सोचना, कंप्यूटर के क्वेश्चन आएंगे नहीं आएंगे, लेकिन जब आएंगे तो भविष्य बर्बाद जरूर करते हैं। तो यह आयरन ऑक्साइड की लेप चढ़ाई जाती है। ये आपका बिल्कुल राइट आंसर है। अगला है आपके पास, किस मध्यकालीन भारतीय शासक ने पट्टा और कबूलियत की व्यवस्था को समाप्त किया था? पट्टा और कबूलियत की व्यवस्था को समाप्त किया था। ठीक है, याद रखना। मैं डिटेल इसलिए भी बहुत ज़्यादा नहीं बता रहा हूँ क्योंकि वीडियो लंबी हो जाएगी और आपका समय ज़्यादा ना लगे, कम समय में आपको ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चनों के उत्तर मिल जाएं। तो इसका राइट आंसर होगा शेरशाह सूरी। अगला है आपके पास, नवजागरण का अग्रदूत। ये तो सभी को पता होगा, ये याद रखना, कोई भी ऐसा नहीं होगा जिसे ये पता नहीं है। हिंदी नवजागरण का अग्रदूत क्या कहा जाता है? राजा राम मोहन राय को। ठीक है, याद रखिए किसे कहा जाता है? राजा राम मोहन राय को। अगला है, भारत में ब्लैक कॉटन मृदा निम्न में से किस नाम से जानी जाती है? ठीक है, याद रखिए, भारत में जो ब्लैक कॉटन है ये याद रखिए वो किसी नाम से जाना जाता है। ठीक है, खादा, रैगून, बराई या बांगर, तो ये रैगूर के नाम से जानी जाती है। अगला आपके पास, वन्य जीव सुरक्षा अधिनियम कब आया? ठीक है, ये तो मैंने कक्षाओं में जो जब क्लास आप लोगों को पढ़ाया था, कई बार ऑफलाइन कक्षाओं में ये बताया है कि भारत में वन्य जीव सुरक्षा अधिनियम कब पारित हुआ था। तो ये ज़रूर आपको याद होगा और इसे मोस्ट इम्पोर्टेंट कर देना, इम्पोर्टेंट कर दीजिए, सितारे लगा देना इस पर, ये याद रखिएगा। ठीक है, याद रखिए। तो भारत में वन्य जीव सुरक्षा अधिनियम कब पारित हुआ? ये था आपका कब? 1972 में। एक ट्रिक मैं बताते रहता हूँ, वन्य जीव जल ने बनाया वन वायु को पर्यावरण, वन वायु और पर्यावरण लिख लेना आप, क्योंकि यहाँ पे इतना स्पेस नहीं है। वन्य जीव जल ने बनाया वन वायु को पर्यावरण। तो आपको ये एक नंबर भी याद रखना है, 72, 74,
80, 81 और 86, ठीक है, याद रखना। तो ये वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972 में, ये याद रखिए, वन्यजीव हो गया। फिर जल संरक्षण आपका 1974 में, वन्यजीव जल ने बनाया। वन संरक्षण अधिनियम आप आया था आपका 80 में, वन वायु को पर्यावरण, ठीक है। वायु संरक्षण अधिनियम आया था आपका 81 में, 1981 में। और लास्ट में आपका पर्यावरण संरक्षण अधिनियम आया था आपका 1986 में। ये नंबर जरूर याद कीजिएगा, ठीक है, ये याद रखना। नंबर क्या है आपका, नंबर जरूर याद रखिएगा, 72, 74, 80, 81 और 86, ठीक है, ये याद रखना। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। ऐसी ट्रिक चाहिए तो ज़रूर कमेंट कीजिएगा, मैं ज़रूर आपको दूंगा। किसको पर्ल ऑफ साइबेरिया कहा जाता है, ठीक है, किसको पर्ल ऑफ साइबेरिया कहा जाता है, ठीक है, याद रखना। काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है, पर्ल ऑफ साइबेरिया मेरे दोस्तों। तो ये बेकाल झील को कहा जाता है। और बेकाल झील ये याद रखना, ये कहाँ है आपका, ठीक है, क्योंकि मैंने कहा था अगर मैपिंग हो सकता है, बहुत ज़्यादा डिजिटल बोर्ड के माध्यम से लाइव आऊँगा तो बेकाल झील की जो लोकेशन है, लोकेशन के माध्यम से आपकी तैयारी बेटर होगी, ठीक है, याद रखना। बेकाल झील कहाँ है ये आपको कमेंट में करना है। अगला है आपके पास पास्कल क्या है, ठीक है, याद रखिएगा, ठीक है। पास्कल क्या है, क्वेश्चन है आपके पास 18, पास्कल क्या है। तो पास्कल क्या है आपका, एक कंप्यूटर की एक भाषा, ठीक है, कंप्यूटर की एक भाषा। अगले क्वेश्चन की ओर है आपके पास, निम्न में से किस अधिनियम के फलस्वरूप बर्मा को भारत से पृथक किया गया, बर्मा को भारत से पृथक किया गया, ठीक है, याद रखना। तो ये देखिए मैंने कहा था बर्मा को जो भारत से अलग किया गया, ठीक है, वो किया गया आपका गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 में। और बर्मा भारत से अलग कब हुआ था आपका 1937 में, बर्मा अर्थात आज का म्यांमार। अगला आपके पास आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु का जो भूतटीय भाग है वो क्या कहलाता है, आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु का जो भूभाग है वो क्या कहलाता है। ये क्वेश्चन न जाने जब से अधीनस्थ सेवा चयन आयोग है कम से कम आपका 6 से 7 बार पूछा गया है। और जब से राज्य बना न जाने कितनी बार पूछा गया है। ये तट आपका कोरोमंडल तट कहलाता है। ज्योग्राफी भारतीय भूगोल के जो प्रश्न हैं ये तट जरूर याद करना, आंध्र प्रदेश का, गोवा का, ये मालाबार तट कौन सा है, कोरोमंडल कौन सा है, कोंकण तट कौन सा है। ऐसे प्रश्न जीएस में पढ़िए क्योंकि बहुत कम जीएस पूछा जाता है और इसी प्रकार के प्रश्न आपको पूछे जाते हैं। अगला आपका हिमोड कहाँ बनते हैं, ठीक है, याद रखिए हिमोड कहाँ बनते हैं। तो हिमोड हमेशा नाम से हिम का मतलब बर्फ होता है, हिमानी क्षेत्र में ही हिमोड बनेंगे। अगला आपके पास चंपाकुट जो त्यौहार, चंपाकुट जो त्यौहार है, चंपाकुट त्यौहार वो भारत के किस राज्य में मनाया जाता है। तो ये भारत के मिजोरम राज्य में मनाया जाता है, ठीक है, याद रखिए। अगला है मूल अधिकारों के अंतर्गत कौन सा अनुच्छेद बालकों के नियोजन से प्रत्यक्ष रूप से संबंधित है। बालकों के नियोजन में या अर्थात बाल मजदूरी को जो निषेध करता है वो अपने आप में कौन सा अनुच्छेद दिया गया है, वो है आपका अनुच्छेद 19 है या 17 है या 23 है या 24। तो 24 से आर्टिकल 24 में भी लिखा गया है कि 14 वर्ष से कम के जो बच्चे हैं उन्हें कल कारखानों में मजदूरी करना कानूनी अपराध अपने आप में होगा, ठीक है, ये याद रखिएगा। अगला प्रश्न है आपके पास, भारत में जैव विविधता संरक्षण अधिनियम कब आया था। बायोडाइवर्सिटी एक्ट जिसे कहा जाता है यह कब आया था भारत में, ठीक है, काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो जैव विविधता अधिनियम भारत में कब आया था, क्वेश्चन नंबर 25वां है आपका, ये याद रखिएगा, ठीक है। 24वें भारत में जैव विविधता अधिनियम कब आया था। तो ये आया था आपका 2002 में, ये आपको याद रखना है कब आया था, 2002, इनमें से कोई नहीं। और एक भारत में जैव विविधता दिवस भी मनाया जाता है, ये भी आपको रिवाइज करना है, कमेंट में ज़रूर बताना है। अगला आपके पास फ्लॉपी कमांड डाटा को कहाँ सेव करता है। जो कॉपी कमांड डाटा है, कॉपी कमांड डाटा को कहाँ सेव करता है। तो ये करता है आपका कहाँ पे, क्लिप बोर्ड में, ठीक है, याद रखिए। अगला आपके पास मल्टीमीडिया क्या है। मल्टीमीडिया अपने आप में क्या होता है, ये पिक्चर हैं या वीडियो हैं, ऑडियो हैं या टेक्स्ट हैं, ये क्या है, ये अपने आप में सभी होते हैं, उसी को मल्टीमीडिया कहा जाता है। अगला आपके पास अष्टदिग्गज, क्वेश्चन नंबर 27 है, अष्टदिग्गज का संबंध किस राजा से है, ठीक है, याद रखिए, अष्टदिग्गज किस राजा से संबंधित है। तो अष्टदिग्गज जो कहा जाता है वो अष्टदिग्गज जो है वो आपका तेलुगु कवि थे जो कृष्ण देव राय के शासनकाल से संबंधित है, ठीक है, ये याद रखिएगा। अष्टप्रधान मंत्रिमंडल बनाया था आपका किसने, शिवाजी ने, अष्टप्रधान मंत्रिमंडल। अगला आपके पास जैन साहित्य को किस अन्य नाम से जाना जाता है। जैन साहित्य को किस अन्य नाम से जाना जाता है। तो यह है आपका आगम, जैन साहित्य को आगम के नाम से जाना जाता है। अगला आपका राष्ट्रीय बागवानी परिषद की जो स्थापना कब की गई थी, इंपॉर्टेंट कर देना, सितारे लगा देना,
जहाँ पर हैं आप नोट्स बना रहे हो उसे इम्पोर्टेंट कर देना। राष्ट्रीय बागवानी परिषद की जो स्थापना हुई थी वो कब हुई थी आपका, ये याद रखिए, ठीक है, 1984 में, ठीक है, याद रखना कब हुआ था, 1984। अगला है आपके पास पूना समझौता कब हुआ था, जो पूना पैक्ट हुआ था वो कब हुआ था, ये किसके बीच में हुआ था आपका, गांधी जी और भीमराव अंबेडकर जी के बीच में, या आपने पढ़ा होगा। तो पूना पैक्ट आपका 1932 में हुआ था, ठीक है, याद रखिए, पूना 1932 में हुआ था। अगला है आपके पास कैंपस घास के मैदान कहाँ पाए जाते हैं, तो ये घास के मैदान भी आपको ज़रूर महत्वपूर्ण तरीके से याद करना है, घास के मैदान है, क्योंकि ये जो विश्व भूगोल में अगर पूछेगा तो इसी प्रकार के प्रश्न आपको पूछे जाते हैं, ये आपको याद रखना है। कैंपस घास के मैदान होगा, ठीक है, ये याद रखिए। टेलीग्राम पे ज़रूर जुड़ जाना, हमारे जो मैंने कहा था इंस्टाग्राम का जो दिए गए हैं वहाँ पे बहुत सारे नोट्स आपको फ्री नोट्स दिए जा रहे हैं, तो ज़रूर उसे तैयारी अगर आप लोग कर रहे हो तो ज़रूर एक बार टेलीग्राम और इंस्टाग्राम पे ज़रूर फॉलो कीजिएगा, ज़रूर वहाँ पे जुड़ना, ठीक है। काफ़ी आपको फ़ायदा मिल रहा है, 11-12 हज़ार लोग जुड़ चुके हैं जो उसका लाभ ले रहे हैं। तो ये है आपका ब्राज़ील में। अगला आपके संविधान के किस भाग में निर्वाचन का उल्लेख है, ठीक है, जो चुनाव हैं वो संविधान के किस भाग में दिए गए हैं, तो इस संविधान के भाग 15 में, ठीक है, भाग 15 में निर्वाचन है। अगला आपके पास क्वेश्चन नंबर, आगे हम लोग बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर, विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस कब मनाया जाता है, 1 मई, 2 मई, 3 मई या 5 मई, तो ये क्वेश्चन आपको याद होगा। विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस आपका 3 मई को मनाया जाता है, ठीक है, याद रखिए। अगला है आपके पास, निम्न में से बाह्य ग्रह कौन सा है, ठीक है, अगर आप ये सूर्य करो तो ये बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, इस प्रकार से हैं। तो इससे जो आपके ये 4 ग्रह है आपके आंतरिक ग्रह, और इससे 4 ग्रह आपके इधर क्या कहलाते हैं, बाह्य ग्रह। तो इनमें से आप लोग जानते हो, ये याद रखना, ठीक है, कि जो ये आपका शनि भी है, ठीक है, ये बाह्य ग्रह है, शनि, मंगल और पृथ्वी, ये तो आंतरिक ग्रह हैं, ठीक, सॉरी, यहाँ पे दिया गया आपका बुध, शुक्र, पृथ्वी, तो ये शनि आपका क्या हो जाएगा, बाह्य ग्रह है, ठीक है। मंगल तक आपके क्या हो जाएगा, इससे बाहर बाहर बाह्य हो जाते हैं, और इससे अंदर आपको क्या हो जाते हैं, आंतरिक ग्रह, ठीक है। बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल आंतरिक ग्रह हैं, और शनि के बाद वाले जो ग्रह आएंगे वो क्या है अपने आप में, बाह्य ग्रह। अगला आपके पास, अंतिम मौर्य सम्राट कौन है, तो अंतिम मौर्य सम्राट आपका कौन है, ये याद रखिए। और मौर्य वंश की स्थापना किसने की थी, वो चंद्रगुप्त मौर्य ने की थी, ठीक है, किसको, घनानंद को पराजित कर करके, ठीक है। इससे मौर्य वंश से पहले कई बार पूछा जाता है भारत में किसका शासन था, तो मौर्य वंश से पहले भारत में नंदों का शासन था, ठीक है, ये आपको याद रखना है। अगला आपके, राष्ट्रीय खेल दिवस कब मनाया जाता है, तो राष्ट्रीय खेल दिवस मनाया जाता है आपका कब, आपका ये याद रखिए, जल्दी से बताएगा, 29 अगस्त को। और ये क्यों मनाया जाता है, थोड़ी इसकी डिटेल जरूर याद है, ये नहीं कि किसी पे मत छोड़िएगा, ठीक है। मेजर ध्यानचंद का आपने नाम सुना होगा, कब से ही खेल दिवस मनाया जाने लगा, कई बार भारत रत्न देने की भी मांग हुई थी, कई बार हुआ था, तो इसकी डिटेल एक बार आप लोग जरूर देखिए। अगला आपके पास, अखिल भारतीय किसान संगठन का गठन कब हुआ था, अखिल भारतीय किसान संगठन का गठन कब हुआ था आपका, 1936 में। अगला प्रश्न है आपके पास, टीपू सुल्तान की मृत्यु, ठीक है, याद रखिए, किस युद्ध में हुई थी, तो ये 4 युद्ध जरूर याद रखना, ठीक है, याद रखिए। टीपू सुल्तान की मृत्यु 1799 में किस युद्ध, सितारे लगा लीजिए, याद रखना, इसी प्रकार के जीएस पूछा जाता है, बहुत ज़्यादा नहीं पढ़ना है, तो श्रीरंगपट्टनम की, ये याद रखिए। आंग्ल मैसूर युद्ध की पूछा भी जाता है, ये चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध में इनकी मृत्यु हुई थी, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा। इनके पिता हैदर अली की मृत्यु किस युद्ध में हुई थी, ये टीपू सुल्तान है, इनकी मृत्यु किस युद्ध में हुई थी, इस प्रकार के प्रश्न बनते हैं, तो छोटे छोटे टॉपिक को क्लियर कीजिए। अगला आपके पास, ठगी प्रथा का उन्मूलन, ये हिंदी का एक प्रश्न पूछा जाता है। उन्मूलन का विलोम क्या होता है, रोपण, रोपण का मतलब रोपना, पौधा रोपते हैं, उन्मूलन का मतलब होता है उखाड़ना, यानी उसको जड़ से फेंकना। तो देखिए, ठगी प्रथा को जो समाप्त किया था, उन्मूलन का मतलब क्या होगा, समाप्त करना, तो ठगी प्रथा का जो उन्मूलन किया था वो किसने किया था, अब आ गया होगा क्वेश्चन समझ में, तो वो किया था आपका बेंटिंग ने, ठीक है, याद रखिए। अगला प्रश्न ये याद रखिए, शिवाजी के बाद गोरिल्ला युद्ध का जो संचालन किया था वो किसने किया था, तो शिवाजी के बाद गोरिल्ला युद्ध का संचालन किया था वो बाजीराव प्रथम ने किया था, ये आपको याद रखना है, ठीक है। 8 बजे निःशुल्क क्विज होती है, ठीक है, टेलीग्राम पे, ये लिंक पीडीएफ आपको डिस्क्रिप्शन में डाल दिया जाएगा, यहाँ पे 8 बजे प्रत्येक दिन होता है, ठीक है। यूट्यूब पे जिन्होंने व्याख्यान देखना है वो यूट्यूब पे क्लिक कीजिएगा, ठीक है, फ़ायदा ही होगा, ये ध्यान देना। जिनको डेली प्रैक्टिस सेट करना है वो डेली प्रैक्टिस सेट के लिए इन नंबरों दिए गए नंबर पर कॉल कर सकते हैं, ठीक है, ये नंबर दिए गए हैं, हमने बहुत कम, मात्र 4 रुपये में एक प्रैक्टिस सेट दिया है उन लोगों के लिए, ये याद रखना, जो ग्रामीण क्षेत्रों में हैं, उन लोगों के लिए जो तैयारी के लिए बहुत ज़्यादा, क्योंकि आज प्रैक्टिस सेट के लिए 15 प्रैक्टिस सेट मिल रहे हैं कोचिंग संस्थाओं में,
संस्थानों में, ठीक है, याद रखना है महीने में, क्योंकि 2 दिन में, एक दिन पेपर हो रहा है, एक दिन सॉल्यूशन हो रहा, तो महीने में 30 दिन में 15 ही प्रैक्टिस सेट मिल पा रहे हैं और उसका जो 600 रुपये वो लोग कर रहे हैं। तो ये हम लगभग 50 प्रैक्टिस सेट दे रहे हैं, आपको ये याद रखना, ठीक है, मात्र 200 रुपये में। तो जो लोग मेरे दोस्त ग्रामीण क्षेत्रों में कोचिंग नहीं कर पा रहे हैं, बहुत ज़्यादा फीस नहीं दे पा रहे हैं, उनके लिए बेटर उपाय है। डाउट में आप लोगों का कॉल उठा रहे हैं, नंबरों पे ज़रूर कॉल कीजिएगा, ठीक है, याद रखना। तो सभी का धन्यवाद जिन्होंने धैर्य के साथ इस वीडियो को